हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो रिसर्च का मास्टर वीडियो था, पिछला वीडियो, वहाँ उसमें हमने अनुसंधान के जो स्टेप बाय स्टेप थे, जो चरण थे, हम उसके बारे में हमने शुरुआत कर दी थी और पहला स्टेप हमने पढ़ा दिया था समस्या का सूत्रीकरण। अब जो रिसर्च होता है उसके अंदर जो दूसरा स्टेप होता है वो है अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, यानी कि अनुसंधान अभिकल्प की रचना करना। अनुसंधान अभिकल्प को अनुसंधान की नींव कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई एक जगह चुन ली है, ठीक है, आपने घर बनाने के लिए एक जगह चुनी, यानी आपने जगह का चुनाव कर लिया। अब आप क्या करोगे? आप जो है नक्शा बनवाओगे कि आपको किस टाइप का मकान चाहिए उतनी जगह में, ठीक है। तो उसमें आप एक नक्शा बनाओगे कि कितना, एक कमरा चाहिए, दो कमरा चाहिए, किचन चाहिए, टॉयलेट बाथरूम होने चाहिए, और आगे कितना आप खुला छोड़ोगे, कहाँ पर जाल डालना है, उस तरीके से एक डिज़ाइन आप बनवाओगे। तो ऐसे ही हम शोध में भी करते हैं कि समस्या का चुनाव करने के बाद हम फिर अनुसंधान अभिकल्प यानी डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो इसलिए इसको अनुसंधान अभिकल्प को अनुसंधान की नींव कहा जाता है। यह हमारे मूल शोध की रूपरेखा होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे मूल शोध की रूपरेखा को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे मूल शोध की रूपरेखा को अनुसंधान अभिकल्प कहा जाता है। अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत उन तमाम चरणों का वर्णन किया जाता है जो मूल शोध में सम्मिलित होते हैं। यानी हमें जो शोध करना है, जो हमारा शोध है, उसके जितने भी स्टेप हैं, आप कैसे जो है क्या परिकल्पना का जब आपने निर्माण कर लिया, उसके बाद कैसे आप प्रदत्तों का संकलन करोगे, कैसे आप कहाँ कहाँ से आप प्रदत्त इकट्ठा करोगे, उनका कैसे आप एनालिसिस करोगे, और उसके बाद आप कैसे उसका निष्कर्ष निकालोगे, उसमें कितना समय लगेगा, कितना आपका खर्चा आएगा, आपके हितधारक कौन है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको अनुसंधान अभिकल्प के अंदर बतानी है। यानी जितने हमारे मूल शोध में चरण होते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही आप अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत भी उन सारे चरणों का वर्णन करोगे। जैसे शोध अध्ययन का उद्देश्य क्या है, यानी कि आपको इस अनुसंधान अभिकल्प में बताओगे कि उद्देश्य क्या है आपका। आप प्रदत्त चयन कहाँ से करोगे, किन विधियों से करोगे, उसके बाद किन विधियों द्वारा ये शोध किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको अनुसंधान अभिकल्प में बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यानी ये एक तरीके से हमारे मूल शोध का ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। इस अभिकल्प के माध्यम द्वारा हमारे मूल अनुसंधान की विश्वसनीयता, निष्पक्षता में वृद्धि होती है और समय तथा धन की बचत होती है। यह अनुसंधान को एक दिशा प्रदान करता है। जितने भी आपको ये सेंटेंस बोले गए हैं, वर्ड बोले गए हैं, इन्हें अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि अनुसंधान अभिकल्प के उपयोग लाभ क्या हैं। तो उसका क्या है, इससे हमारी जो मूल शोध है, जो हम शोध करने जा रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, हमें समय और धन की बचत होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक ही दिशा में काम करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। यानी हमने जो डिज़ाइन बना लिया, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, इससे अलग इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। तो इससे हमारे समय और धन की बचत होती है और अनुसंधान को एक दिशा मिल जाती है। यानी हमें एक ये डायरेक्शन मिल गया कि हमें इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना मूल शोध करना है, ठीक है। तो ये हमारा अनुसंधान जो शोध है उसका सेकंड चरण है। अब देख लीजिए, अनुसंधान अभिकल्प कितने प्रकार के होते हैं। संपर्कों की संख्या के आधार पर अनुसंधान अभिकल्प, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और घुमा करके पूछा गया है, कभी भी आपसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अनुसंधान के अंतर्गत संपर्कों की संख्या के आधार पर अनुसंधान अभिकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हो गया पार अनुभागीय अभिकल्प, जिसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन कहा जाता है, और दूसरा आपका हो गया अनुदैर्ध्य अभिकल्प, यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। दोनों का ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं और दोनों में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया और उसके बाद आपसे पूछ लिया कि किस प्रकार का अभिकल्प है। तो आपका जो है क्रॉस सेक्शनल यानी पार अनुभागीय अभिकल्प क्या होता है। इस प्रकार के शोध के अंतर्गत प्रदत्त केवल एक ही बार में इकट्ठे किए जाते हैं।
यानी आप जब कहीं पर रिसर्च करने जाओगे और रिसर्च करने के लिए आपको डाटा एकत्रित करना है, तो आप वहाँ बार बार डाटा एकत्रित करने नहीं जाओगे, बल्कि एक ही बार में आपको डाटा वहाँ से कलेक्ट करना होगा। कैसे करना होगा? क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये हो गया कि आप किसी घर में गए, उस घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, यानी आपस में वो भाई बहन है। ठीक है, आपने डाटा क्या एकत्रित किया कि जो लड़का है यानी जो भाई है वो बहन से 3 साल बड़ा है। ठीक है, और बहन जो है वो भाई से 3 साल छोटी है। या तो मतलब ऐसे बोल लो कि भाई बहन से 3 साल बड़ा है या बहन भाई से 3 साल छोटी है। आपने डाटा एकत्रित कर लिया। अब आप जो है 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 4 बार जाओ, 5 बार जाओ, वो 3 साल ही छोटे बड़े रहेंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा। आप 10 साल बाद भी जाओगे तब भी उनकी जो एज डिफरेंस रहेगी वो 3 साल ही रहेगी। तो वहाँ आपको डाटा एक ही बार में मिल गया, वहाँ बार बार जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, डाटा आपका एक ही बार में इकट्ठा हो गया, यानी क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन में आप जो है डाटा एक ही बार में कलेक्ट कर लोगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम की आयु 5 साल है और श्याम की आयु 3 साल है, दोनों में 2 साल का अंतर है, तो ये किस प्रकार का अभिकल्प है या किस प्रकार का मतलब प्रदत्त संग्रह की विधि है? तो इसमें आप बताओगे ये क्रॉस सेक्शनल है। नेक्स्ट हमारा है अनुदैर्ध्य अभिकल्प। इस प्रकार के अध्ययन में शोध के लिए प्रदत्त कई बार एकत्रित किए जाते हैं। यानी आप लॉन्गिट्यूडिनल जब जाओगे टाइप का, जब आप अभिकल्प डिज़ाइन बनाओगे तो उसमें आपको डाटा कई बार इकट्ठा करना पड़ेगा। यह अभिकल्प उन शोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां शोध की अवधि बहुत लंबी होती है और प्रदत्त को कई बार एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब आप कहीं से डाटा बार बार इकट्ठा कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा अनुदैर्ध्य अभिकल्प या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल में आपने एक बार में ही डाटा इकट्ठा कर लिया और लॉन्गिट्यूडिनल में आप कई बार डाटा एकत्रित करोगे। लॉन्गिट्यूडिनल में ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आप गए किसी दफ्तर में, आपने जो है डाटा एकत्रित किया कि वहाँ के लोगों की सैलरी क्या है, उसके बाद उनकी उस पर प्रतिक्रिया हुई, फिर उसके बाद उनकी सैलरी इंक्रीमेंट जब हो गई तब आप जाकर के वहाँ पे डाटा एकत्रित करोगे तो उनका रिएक्शन कुछ और आएगा। तो यानी आप वहाँ पे दोबारा गए और आपने दोबारा से उनका रिएक्शन लिया तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने डाटा 2 बार इकट्ठा किया, आप चाहे 3 बार कर लें, 4 बार कर लें, जितनी बार उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी या जो भी कुछ होगा तो आप वहाँ पर बार बार डाटा एकत्रित कर सकते हो। और ये मैथड कहाँ पर काम आता है? जब आपका शोध लंबी, जहाँ पर आपको लंबी अवधि तक चलाना हो। ठीक है, या किसी बच्चे का विकास देखना हो, 2 साल में उसका विकास कैसा हुआ, 3 साल में कैसा हुआ, 4 साल में कैसा हुआ, तो वहाँ डाटा आपको बार बार इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके 2 तरीके के अभिकल्प हो गए। अब जांच के आधार पर अध्ययन अभिकल्प। जांच के आधार पर अध्ययन अभिकल्प 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो गया प्रयोगात्मक अभिकल्प और एक हमारा हो गया गैर प्रयोगात्मक अभिकल्प, यानी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक अभिकल्प। प्रयोगात्मक अभिकल्प के अंतर्गत 2 समूह रखे जाते हैं, एक आपका प्रयोगात्मक समूह हो गया और दूसरा नियंत्रण समूह। ठीक है, प्रयोगात्मक जो आपका अभिकल्प है, प्रयोगात्मक डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, उसमें आप 2 समूह रखोगे, एक आपका प्रयोगात्मक समूह होगा और एक आपका नियंत्रण समूह होगा। प्रयोगात्मक समूह वह समूह होता है जिस पर शोधकर्ता नई विधियों और नई प्रविधियों का प्रयोग करता है, जबकि नियंत्रण समूह वह समूह होता है जिस पर किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात उस समूह को नियंत्रित रखा जाता है। यानी आपके ये 2 समूह हो गए, ये आपका प्रयोगात्मक समूह हो गया और ये आपका नियंत्रित समूह हो गया। ठीक है, प्रयोगात्मक समूह ये दोनों सेम है, यानी ये जब तक कि आपने इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो ये दोनों सेम ही होंगे, लेकिन जब आपने इस वाले पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया तो दोनों में डिफरेंस हो गया। यानी आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 1 मिनट, जब आप, ये दोनों सेम है, बिल्कुल बराबर हैं, ये आपका दोनों ही बिल्कुल सेम माने जाएंगे। अब आप इस वाले पर आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब आपने इस वाले पे प्रयोग करना शुरू कर दिया तो ये आपका प्रयोगात्मक समूह हो गया और ये आपका नियंत्रित समूह है, क्योंकि आप इस पर कुछ नहीं कर रहे हो।
ठीक है। और बाद में आप देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों किस चीज़ से मैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जिस पर हमने अपनी जो है नई विधियों प्रविधियों का प्रयोग किया उसको प्रयोगात्मक समूह बोलेंगे, और जिस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसे पहले की तरह आपने छोड़ रखा है, उसे हम नियंत्रण समूह कहते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। प्रयोगात्मक समूह में शोधकर्ता न्यादर्श का चयन आकस्मिक तौर पर करता है, जिससे कि वह सभी प्रकार की पूर्वाग्रह से बचा रहे। आकस्मीकरण के माध्यम द्वारा प्राप्त न्यादर्श के परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं। इस प्रकार से चयन किए जाने पर प्रत्येक प्रतिभागी को समूह में चयन होने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप कोई दो समूह बना रहे हैं, ठीक है, एक कक्षा में आपके मान लीजिए 50 छात्र हैं, 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना है। वहाँ आप क्या करोगे, रैंडमली दो समूह का निर्माण करोगे। यानी कि भाई आपके 50 बच्चे, एक को इधर डालो, एक को इधर डालो, एक को इधर डालो, एक को इधर डालो, दो तरफ डाल दिया आपने, और वो रैंडमली करोगे। ऐसा नहीं है कि आप डिसाइड करके करोगे कि हाँ जी इस बच्चे को मुझे इसमें डालना है या इस बच्चे को इसमें। आपको खुद नहीं पता होगा कि आप किस पर रिसर्च करोगे और किस पर नहीं करोगे। आपने दो समूह बना दिए, उसके बाद अब ये देखा जाएगा कि किस पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने रैंडमली बच्चों का चुनाव किया दो ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें आप पूर्वाग्रह से बचे रहोगे। यानी आपने जब प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह का निर्माण किया तो आप जो है वहाँ पर पूर्वाग्रह से बचे रहोगे। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि शोधकर्ता को खुद ही पता नहीं होता है कि कौन सा प्रयोगात्मक समूह है और कौन सा नियंत्रित समूह है, ठीक है। इससे प्राप्त निष्कर्ष इसलिए वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब गैर प्रयोगात्मक अभिकल्प क्या होता है। गैर प्रयोगात्मक अभिकल्प यह एक ऐसा अभिकल्प होता है जिसमें शोधकर्ता अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार न्यादर्श का चयन करता है। इस प्रकार के अध्ययन में पूर्वाग्रह होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जब शोधकर्ता अपनी मर्जी से चयन करेगा किसी चीज़ का तो उसमें जाहिर सी बात है कि पूर्वाग्रह बना ही रहेगा। यानी एक जो है कक्षा में अगर 20 छात्र हैं तो अगर शोधकर्ता अपनी मर्जी से अपनी पसंद से उसमें से 10 छात्रों का चुनाव करता है तो वो उसके अंदर पूर्वाग्रह आ जाता है, यानी वो अपनी पसंद के ले रहा है, तो इसका मतलब वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। लेकिन अगर वो लॉटरी डाल के ले, एक बाउल में पर्ची डाल दे, 20 बच्चों के नाम डाल दे और उसमें से एक एक करके 10 बच्चों के निकाले, तो उसे बोलेंगे प्रयोगात्मक। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से ले रहा है कि हाँ जी मैं अपनी पसंद से 10 छात्रों का चुनाव करूंगा, तो वहाँ पे आ जाता है नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, यानी गैर प्रयोगात्मक, जहाँ शोधकर्ता ने अपनी पसंद से अपनी आवश्यकता के अनुसार न्यादर्श का चयन किया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक अभिकल्प। अब नेक्स्ट हमारा आता है जो स्टेप, ये हमारा हो गया शोध डिज़ाइन। फिर हमारे जो शोध में तीसरा चरण आता है वो आता है प्रदत्त संग्रह उपकरणों को विकसित करना, ठीक है। अब आपने डिज़ाइन बना लिया, अब आप क्या करोगे कि हमें किन चीज़ों से प्रदत्त एकत्रित करना है या डाटा एकत्रित करना है, हम उन उपकरणों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले आपका समस्या का सूत्रीकरण आ गया, उसके बाद आपका शोध डिज़ाइन आ गया। अब आप क्या करोगे, अब प्रदत्त उपकरण को विकसित करोगे। प्रदत्त संग्रह उपकरण को विकसित करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार के शोध का उपयोग कर रहे हैं। उसी के अनुसार प्रदत्त संग्रह करने के लिए उपकरणों को विकसित करना चाहिए। किस प्रकार के शोध का मतलब है कि हम गुणात्मक शोध कर रहे हैं या मात्रात्मक शोध कर रहे हैं। जब हम गुणात्मक शोध करेंगे तो उसके लिए डाटा एकत्रित करने के लिए हमारे अलग उपकरण होते हैं, लेकिन जब हम मात्रात्मक शोध करते हैं तो हमारे डाटा एकत्रित करने के लिए कुछ अलग उपकरण होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया, अब हमें पता चल गया कि हमें किस टाइप का शोध करना है, गुणात्मक करना है या मात्रात्मक। तो उसके बाद हम फिर अपना डाटा संग्रहण उपकरण को विकसित करेंगे। अब प्रदत्तों के प्रकार देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, यानी डाटा कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका सबसे पहला प्राथमिक और द्वितीयक प्रदत्त, दूसरा है हमारा वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रदत्त, तीसरा है हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक प्रदत्त।
यानी हमारे ये 6 तरीके के हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया हमारा प्राथमिक प्रदत्त, दूसरा हमारा द्वितीय या गौण प्रदत्त हो गया, फिर वस्तुनिष्ठ है, फिर विषयनिष्ठ है, फिर गुणात्मक है और उसके बाद मात्रात्मक डाटा है। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं और ध्यान रखिएगा ये जितने भी प्रकार के डाटा हैं इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर इसमें से देते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है प्राथमिक प्रदत्त यानी प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या चीज़ होता है? प्राइमरी डाटा शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है, यानी जो प्राइमरी डाटा होगा वो शोधकर्ता खुद जा कर के इकट्ठा करेगा। यह प्रदत्त काफ़ी खर्चीले होते हैं और इन्हें प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और एक शोधकर्ता को उस जगह का शोध करना है, तो उसे वहाँ जब खुद जाता है और खुद डाटा कलेक्ट करता है और वहाँ से जानकारी एकत्रित करता है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा या प्राथमिक प्रदत्त। यानी वहाँ पर शोधकर्ता खुद गया, उसने अपनी आँखों से अवलोकन किया, लोगों से पूछताछ किया, बातचीत किया, वहाँ की स्थिति का मुआयना किया और उसके बाद जो उसको चीज़ें मिली, जो सूचनाएं प्राप्त हुई, जो डाटा प्राप्त हुआ, उस डाटा को प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया द्वितीयक या गौड़ यानी सेकेंडरी डाटा। यह प्रदत्त अन्य स्रोतों द्वारा विकसित किए जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा, पत्रिका द्वारा, इंटरनेट द्वारा, समाचार पत्र इत्यादि से। इन प्रदत्तों को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है और ना ही ये अधिक खर्चीले होते हैं, इन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी तो आपको पता चल गया कि शोधकर्ता को खुद ही जाकर के कलेक्ट करना है। सेकेंडरी में क्या होता है, शोधकर्ता को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उसने कंप्यूटर ऑन किया, इंटरनेट पे सर्च किया, उसको डाटा मिल गया, या किसी व्यक्ति से जानकारी हासिल कर ली, या कोई पत्रिका पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, वहाँ से जानकारी मिल गई और उसके पास उसका शोध करने के लिए डाटा एकत्रित हो गए। तो इसको बोलते हैं द्वितीयक डाटा, यानी हमें किसी दूसरे स्रोत से डाटा प्राप्त हुआ है, तो इसे हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है वस्तुनिष्ठ प्रदत्त, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव डाटा। वस्तुनिष्ठ प्रदत्त वह प्रदत्त होते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव डाटा जो होते हैं सभी के लिए समान होते हैं। इन प्रदत्तों का उपयोग मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है। जो वस्तुनिष्ठ होते हैं यानी प्रत्येक मनुष्य के लिए, सभी के लिए बिल्कुल इक्वल होते हैं, समान होते हैं, और इनका उपयोग हम मात्रात्मक अनुसंधान में करते हैं, क्योंकि मात्रात्मक अनुसंधान से जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं और उनका सामान्यीकरण करना आसान होता है। यह प्रदत्त किसी एक व्यक्ति के विचारों से प्रभावित नहीं होते और न ही किसी एक व्यक्ति के विचारों से कोई संबंध रखते हैं। इन प्रदत्तों के माध्यम से सामान्यीकरण की संभावना बनी रहती है। मात्रात्मक अनुसंधान का मतलब होता है जो आपका निष्कर्ष प्राप्त होगा वो बिल्कुल शुद्ध प्राप्त होगा, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट प्राप्त होगा। तो इसके लिए कैसा आपका जो डाटा होता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, संख्यात्मक डाटा होते हैं, यानी जहाँ पे संख्या होती है। जब संख्या होगी जाहिर सी बात है गणित की चीज़ें हैं, 2 + 2 4 ही होगा। अब आप यहाँ कर लीजिए या अमेरिका में जाके कर लीजिए, 2 + 2 4 ही होगा। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रदत्त होते हैं वो संख्यात्मक रूप में होते हैं और ज़्यादातर क्या मात्रात्मक अनुसंधान में ही यूज़ किए जाते हैं। अगला हमारा हो गया विषयनिष्ठ प्रदत्त। विषयनिष्ठ प्रदत्त इस प्रकार के प्रदत्त प्रत्येक व्यक्ति के विचारों से संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी विषयनिष्ठ क्या हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अपने दृष्टिकोण हो गया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रकार के प्रदत्त अलग अलग परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के प्रदत्त का उपयोग अधिकांशतः गुणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। ठीक है, यानी विषयनिष्ठ आपके जो प्रदत्त हैं, आपका सब्जेक्टिव डाटा जो होता है वो गुणात्मक अनुसंधान में आप यूज़ करेंगे और जो आपका ऑब्जेक्टिव डाटा है वो आप मात्रात्मक अनुसंधान में यूज़ करेंगे। वस्तुनिष्ठ डाटा में आपका पूर्वाग्रह की कोई संभावना नहीं होती है और परिणाम शुद्ध प्राप्त होते हैं, जबकि विषयनिष्ठ जो आपका प्रदत्त होता है वहाँ पे पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है और जो आपका जो निष्कर्ष होता है उसमें पूर्ण रूप से शुद्धता नहीं होती है। तो ये फर्क होता है हमारा मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान में, और वस्तुनिष्ठ प्रदत्त और विषयनिष्ठ प्रदत्त में। नेक्स्ट हमारा आता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक प्रदत्त।
इससे पहले है आपका गुणात्मक प्रदत्त। पहले गुणात्मक प्रदत्त देख लेते हैं। तो हमारा गुणात्मक प्रदत्त यानी क्वालिटेटिव डाटा, ऐसे प्रदत्त सामाजिक विषय पर आधारित अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। गुणात्मक प्रदत्त में संख्यात्मक मूल्यों को शामिल किए बिना ही प्रदत्त एकत्रित किए जा सकते हैं। ऐसे प्रदत्त छोटे न्यायादर्श में अधिक उपयोगी होते हैं। यानी गुणात्मक प्रदत्त आप कहाँ पे, आप अपने गुणात्मक अनुसंधान में करोगे, यानी जहाँ पे आपके विषयनिष्ठ डाटा है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रदत्त यानी क्वालिटेटिव डाटा आप कहाँ एकत्रित करोगे, सामाजिक विषय जैसे क्षेत्रों में, आपकी सामाजिक समस्याएं हैं समाज में, ठीक है, ऐसी जगहों पर एकत्रित करोगे। और यहाँ पर पे आप जो है मनुष्यों की भावनाओं का भी यूज़ करोगे, संवेदनाओं का भी यूज़ करोगे, उनकी बातों को सुनोगे, उनसे पूछताछ करोगे, इन चीज़ों से डाटा एकत्रित करोगे। तो इस प्रकार के जो डाटा होती है उसमें पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हो सकता है शोधकर्ता तो पक्षपात ना करे, लेकिन जो आपको चीज़ें बता रहा है, जो व्यक्ति आपको बातें शेयर कर रहा, हो सकता है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो। तो इस प्रकार के प्रदत्त में पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा है मात्रात्मक या परिमाणात्मक प्रदत्त यानी क्वांटिटेटिव डाटा। ये प्रदत्त वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं तथा इनमें संख्यात्मक रूप में प्रदत्त को एकत्रित किया जाता है। मात्रात्मक प्रदत्त बड़े न्यायादर्श के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के प्रदत्त में सामान्यीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि ऊपर भी बता दिया गया वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ के बारे में, वो सेम ही यही चीज़ है। गुणात्मक प्रदत्त आपके हो गए, विषयनिष्ठ आपके, और मात्रात्मक जो हो गए या परिमाणात्मक हो गए वो आपके हो गए वस्तुनिष्ठ टाइप के। यानी गुणात्मक प्रदत्त में आप जो है इमोशंस वगैरह, चिन्ह, शब्द आदि का उपयोग कर सकते हो, लेकिन आपका जब मात्रात्मक डाटा होता है वहाँ आप केवल संख्याओं का यूज़ करोगे। अब जब आप केवल संख्याओं का यूज़ करोगे तो आपका जो निष्कर्ष होगा वो पूर्वाग्रह से मुक्त होगा और आपका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपको शुद्ध प्राप्त होगा। तो ये हमारा हो गए डाटा यानी प्रदत्त के प्रकार की कौन कौन से प्रकार के प्रदत्त होते हैं। अब इनको एकत्रित करने का तरीका क्या क्या है। प्रदत्त एकत्रित करने की विधियां, सबसे पहले आपकी आ गई अवलोकन विधि, फिर सर्वेक्षण विधि, संपर्क विधि, डाक प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि इत्यादि। तो हम सबसे पहले अवलोकन देख लेते हैं। इस विधि में यानी ऑब्जर्वेशन, इस विधि में शोधकर्ता स्वयं प्रदत्त को एकत्रित करता है। इस विधि द्वारा शोधकर्ता प्राथमिक प्रदत्त एकत्रित करता है। प्राथमिक प्रदत्त का मतलब होता है शोधकर्ता द्वारा स्वयं प्रदत्त एकत्रित करना। ठीक है, तो अवलोकन में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कहीं पे बाढ़ आ गई और आप वहाँ जाओगे तो वहाँ आप किसी से पूछोगे नहीं, आप खुद पहले अवलोकन करके देखोगे कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, और उसको देखने के बाद आप डाटा एकत्रित करोगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, अवलोकन करने में आप किसी से बात नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ पर देखना है और अपनी इंद्रियों से ही अवलोकन करना है। नेक्स्ट हमारा हो गया सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड। सर्वेक्षण विधि अवलोकन विधि के समान होती है। इसमें अंतर केवल इतना होता है कि शोधकर्ता सर्वेक्षण करते समय अवलोकन करने के साथ साथ आसपास के लोगों से प्रश्न पूछकर डाटा एकत्रित करता है। अवलोकन में आप आसपास के लोगों से कुछ नहीं पूछोगे, जबकि सर्वेक्षण विधि में आप जब डाटा एकत्रित करोगे तो वहाँ आसपास के लोगों से भी पूछताछ करोगे कि यहाँ जो आपका जो बाढ़ आई है उसकी वजह से आप कैसा महसूस कर रहे हो या कैसे करना चाहिए, कैसे बाढ़ आ गई है, ये सब चीज़ें। तो जब आप जो है अवलोकन के साथ साथ पूछताछ भी करते हो तो उसको बोलते हैं सर्वेक्षण विधि। अब देखिए सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी संरचित सर्वेक्षण विधि और दूसरी होती है असंरचित सर्वेक्षण विधि। संरचित सर्वेक्षण विधि में क्या होता है, प्रश्नों की एक औपचारिक सूची होती है, यानी शोधकर्ता जो है अपनी तरफ से जो है प्रश्न बना करके ले जाता है और उन्हीं प्रश्नों को पूछता है और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम द्वारा डाटा एकत्रित कर लेता है। लेकिन असंरचित सर्वेक्षण विधि में क्या होता है, इसमें पहले से किसी भी प्रकार के प्रश्नों की कोई सूची नहीं बनाई जाती है। डाटा एकत्रित करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जा सकता है। असंरचित सर्वेक्षण एक प्रकार से शोध के गहन अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है।
जब आपको किसी चीज़ का डाटा, ऐसा डाटा एकत्रित करना है जिससे आप किसी शोध का गहन अध्ययन कर सको, तो आप किसी से तब तक पूछताछ करोगे जब तक कि आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं मिल जाता जो आपकी शोध को दिशा दे सके। ऐसा डाटा आपको प्राप्त नहीं हो जाता जो शोध को दिशा दे सके। तो इसलिए जब आप असंरचित सर्वेक्षण करते हो तो वहाँ प्रश्नों की कोई सूची नहीं होती है। आप वहाँ जानने का प्रयास करोगे, आप किसी भी तरह के प्रश्न पूछोगे उस स्थिति से रिलेटेड, ठीक है। और जो संरचित सर्वेक्षण होता है वहाँ आपके 10-12 क्वेश्चन होंगे, आप उन्हीं को पूछोगे, उन्हीं को 10-12 लोगों से पूछोगे, आपको उनसे जो डाटा प्राप्त होगा आप उसे कलेक्ट करोगे और अपने शोध को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। ये इन दोनों में सर्वेक्षण विधि में फर्क आ गया। अब अगला है हमारा संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। डाटा इकट्ठा करने के लिए कभी कभी शोधकर्ता टेलीफोन, ईमेल इत्यादि का उपयोग भी करता है, जिसे संपर्क विधि कहते हैं, यानी किसी से संपर्क करना। तो इसमें सबसे पहला हमारा आएगा डाक प्रश्नावली। इस विधि में शोधकर्ता डाक के माध्यम द्वारा प्रतिभागियों को प्रश्नावली भेज देता है और कुछ समय उपरांत प्रतिभागी उस प्रश्नावली का उत्तर देके शोधकर्ता को वापस भेज देते हैं। यानी अगर आपको डाटा एकत्रित करना है तो आप कई सारे लोगों को डाक के माध्यम द्वारा अपनी जो है प्रश्न भेज दीजिए और उसके बाद वो वापस आपको रिप्लाई कर देंगे। अब आपकी डाक प्रश्नावली भी दो तरीके की होती है, एक आपकी हो गई बंद प्रश्नावली और दूसरी आपकी हो गई खुली प्रश्नावली। यानी बंद प्रश्नावली क्लोज एंडेड क्वेश्चनरीज और आपकी हो गई खुली ओपन, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सवाल कई बार आए हैं, बार बार जहाँ भी इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल बने हैं मैं हर बार वहाँ पे बताती चलूँगी कि सवाल कहाँ से बने हैं। बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली से कई बार सवाल बने हैं। तो इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए बंद प्रश्नावली क्या होती है। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए रहते हैं जिनका उत्तर या तो आप हाँ या नहीं में दोगे, सही या गलत में दोगे, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें प्रतिभागियों को अपनी तरफ से उत्तर देने की कोई छूट नहीं होती है, वे उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बंद प्रश्नावली में सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है, आपको 3 सब्जियों के नाम दे दिए गए, आलू मटर टमाटर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या नाम है, पता लगा आपको ना आलू पसंद है ना मटर ना टमाटर, लेकिन हाँ आपको ये कहा जाएगा इनमें से किसी एक का चयन करना है। तो आप किसी ना किसी को जो थोड़ी बहुत भी पसंद होगी उस पर आप टिक कर दोगे। यहाँ पर आपको छूट ये कहने की नहीं होगी नहीं जी मुझे नहीं पसंद है कोई भी, मैं इनमें से टिक नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको जो ऑप्शन दिए रहेंगे उन्हीं ऑप्शंस में से ही आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो इसे बोलते हैं बंद प्रश्नावली, यानी जहाँ प्रतिभागी को अपने विचार रखने की, अपने उत्तर देने की कोई छूट नहीं होती है। जबकि खुली प्रश्नावली में प्रतिभागियों को उत्तर देने की खुली छूट होती है। खुली प्रश्नावली प्रतिभागी अपने विचारों का खुल के अभिव्यक्ति कर सकते हैं। खुली प्रश्नावली में हम क्या करते हैं, खुली प्रश्नावली कैसी होती है, आपसे बोल दिया गया कि अपने फ्रेंड के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखिए। अब वहाँ तो आप बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी लिख सकते हो अपने फ्रेंड के बारे में, तो अपने उसमें विचार आप व्यक्त कर सकते हो। ये अपने विद्यालय के बारे में लिखिए या अपने मम्मी पापा के बारे में लिखिए, ठीक है। तो वहाँ आप अपने विचारों को खुल के अभिव्यक्त कर रहे हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं खुली प्रश्नावली, यानी आप अपने मम्मी पापा के बारे में कैसा महसूस करते हैं बताइए। तो आप फिर अपने विचारों को पेपर पे लिख करके सेंड करेंगे, तो वो आप अपने खुले यानी फ्री मन से आपने लिखा। लेकिन बंद प्रश्नावली में आपके 2-3 ऑप्शन दिए हैं और आपको उन्हीं में से टिक करना है, तो आप मजबूर हैं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, तो आपको उन्हीं में से ही टिक करके भेजना है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया बंद प्रश्नावली, जहाँ प्रतिभागी को अपनी तरफ से उत्तर देने की कोई छूट नहीं होती है, जो ऑप्शन होते हैं उन्हीं में से उसको उत्तर देने रहते हैं। और खुली प्रश्नावली में प्रतिभागी को अपने विचारों को खुल के अभिव्यक्त करने की पूरी छूट दी जाती है। साक्षात्कार विधि, अब इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार एक प्रकार से विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान होता है। विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान होता है। ये व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी लिया जा सकता है, यानी 2 तरीके से। आप साक्षात्कार व्यक्तिगत रूप से भी ले लीजिए, किसी एक व्यक्ति का भी ले लीजिए, या आप समूह में भी ले लीजिए। साक्षात्कार द्वारा हमें उन सूचनाओं की प्राप्ति होती है जिन्हें हम और किसी माध्यम द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप किसी का साक्षात्कार ले रहे हो, इसका मतलब आप उसके बारे में, इंटरव्यू मतलब कि किसी के अंदर झांकना, इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है कि आप उसके अंदर झांक रहे हो, यानी उसकी लाइफ के बारे में जान रहे हो, सामने वाले के अनुभव के बारे में, विचारों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं साक्षात्कार, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे कभी कभी हमें गहन अध्ययन करना रहता है तो हम साक्षात्कार विधि का यूज़ करते हैं।
प्रश्नावली सर्वेक्षण क्या होती है? एक तो प्रश्नावली अलग हो गई, लेकिन प्रश्नावली सर्वेक्षण क्या चीज़ है? प्रश्नावली सर्वेक्षण हमारी डाक प्रश्नावली विधि के समान ही होती है। इसमें प्रतिभागियों को प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में नहीं बल्कि लिखित रूप में देने होते हैं, और ये भी आपकी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, आप कहीं पर गए सर्वेक्षण करने के लिए, वहाँ आपने फॉर्म बांट दिया, उस पर क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चंस का आपने प्रतिभागियों से बोला आंसर लिख करके आप और हमें वापस कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं प्रश्नावली सर्वेक्षण। एक चीज़ और भी होती है अनुसूची। अनुसूची वो होती है जहाँ पर जो है जो प्रश्नावली और सर्वेक्षण की तरह ही होती है, साक्षात्कार की तरह होती है। तो अनुसूची के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रश्नावली और अनुसूची में फ़र्क क्या होता है। तो जो हमारी प्रश्नावली होती है वो प्रतिभागी को जब हम देते हैं तो वो खुद फिल करके हमें वापस करता है, यानी उसे अपने आप भरेगा और हमें वापस करेगा। लेकिन अनुसूची में प्रतिभागी फॉर्म को फिल नहीं करेगा, जो क्वेश्चन के आंसर है वो फिल नहीं करेगा, वो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताएगा और शोधकर्ता उसे खुद फिल करेगा, अपने आप फिल करेगा। तो ये आपकी अनुसूची हो गई, जहाँ शोधकर्ता खुद डाटा को, यानी खुद डाटा एकत्रित करके उसमें फिल करता है, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर पूछ के फिल करता है, जबकि प्रश्नावली में प्रतिभागी खुद फिल करते हैं। तो ये हमारा अनुसूची और प्रश्नावली में डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा है स्टेप, न्यादर्श का चयन। अब आपने जो है उपकरण बना लिए, अब आप न्यादर्श का चयन करोगे अपने शोध के नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप का ध्यान रखिएगा कि कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा स्टेप बाद में आता है। शोध कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमें न्यादर्श का चयन करना आवश्यक होता है। न्यादर्श हमारी जनसंख्या का लघु रूप होता है। जो हमारा जो न्यादर्श है वो हमारी जनसंख्या का लघु रूप होता है, यानी हम अपनी जनसंख्या में से ही न्यादर्श का चुनाव करते हैं जो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी न्यादर्श को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारी जनसंख्या का ऐसा लघु रूप होता है जिसमें हमारी जनसंख्या के मोस्टली गुण पाए जाते हैं। ठीक है, न्यादर्श उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे जिस जनसंख्या से उसे लिया गया है। इसके लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है। अब आप जब न्यादर्श का चयन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? शोध करने के लिए कर रहे हो कि जो आप जो समस्या है वो जनसंख्या के अंदर जो वहाँ की आबादी में जो समस्या है उसका जब शोध करोगे तो पूरी आबादी पर तो आप शोध नहीं करोगे, उसके लिए आप न्यादर्श का चयन करोगे, और न्यादर्श भी ऐसा चयन करोगे जिसमें उस जनसंख्या के सारे गुण पाए जाएं। सारे गुण ना तो सही, कम से कम 98-99% तो गुण होने चाहिए। ठीक है, 100% तो खैर मैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जिससे वो ज़्यादातर उसका प्रतिनिधित्व कर सके। अब शर्तें कौन कौन सी हैं? जनसंख्या के बारे में हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हें हम पॉपुलेशन पैरामीटर या प्रांचल कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। जनसंख्या, जो हमारी संपूर्ण जनसंख्या है, जो पूरी जनसंख्या है, उससे हमें जो आंकड़े मिले हुए हैं उसे हम पॉपुलेशन पैरामीटर या प्रांचल कहते हैं। और न्यादर्श से जो आंकड़े प्राप्त होंगे उन्हें हम सांख्यिकीय या आंकड़े कहेंगे। यानी जो हमें जनसंख्या से मिले हैं उन्हें पॉपुलेशन पैरामीटर या प्रांचल कहा जाएगा, और जब हम न्यादर्श बना लेंगे, एक लघु रूप बना लेंगे उस जनसंख्या का, और उससे जो हमें आंकड़े प्राप्त होंगे उनको हम क्या कहेंगे? या तो सांख्यिकीय कहेंगे या आंकड़े बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हमारा न्यादर्श ऐसा होना चाहिए जो जिस जनसंख्या से लिया गया हो उस जनसंख्या की विशेषता उस न्यादर्श में होनी आवश्यक है। यानी आप जब न्यादर्श का चयन करो तो ऐसे करो कि ऐसी इकाइयों का चयन करो जो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हों, उस जनसंख्या की विशेषताएं उस न्यादर्श के अंदर हों। ठीक है, तो उसके बाद शोध के लिए न्यादर्श का चयन आवश्यक है, क्योंकि न्यादर्श के माध्यम द्वारा शोध कार्य करने से हमारे अनुसंधान में होने वाले व्यय में कमी आती है। हमारा शोध अधिक गुणात्मक, वस्तुनिष्ठ, पक्षपात रहित और शुद्ध हो जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि न्यादर्श के चयन के लाभ कौन कौन से हैं। आपको 5-6 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नीचे कोड दे दिया जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो न्यादर्श का चयन हम किस लिए करते हैं? मान लीजिए हम पूरी जनसंख्या पर अपना प्रयोग करने लग जाएं, तो हमें जब पूरी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी, हम जनसंख्या पर प्रयोग करना शुरू करते हैं तो ठीक है, करते 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 हो सकता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या हमें कई साल लग जाए, और पता लगा जो हमें आंकड़े मिले हैं वो शुरुआत में तो कुछ और थे और धीरे धीरे जो है परिवर्तित होते होते कुछ और बन गए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी, उसी जनसंख्या में से एक छोटा सा न्यादर्श चुन लेते हैं, छोटी इकाइयाँ चुन लेते हैं। किस लिए? जिससे हमारा टाइम भी बर्बाद ना हो, हमारा खर्चा भी ज़्यादा ना लगे। ठीक है, और हमारा जो शोध हो
उसमें वस्तुनिष्ठता आ जाए, पक्षपात रहित हो जाए, उसके निष्कर्ष शुद्ध प्राप्त हों, इसीलिए हम न्यायाधीश का चयन करते हैं। जब हम बड़ी आबादी पर करेंगे किसी शोध को तो हमें ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा समय भी लगाना पड़ेगा, और उसमें पक्षपात की भी ज़्यादा संभावना रहेगी कि ज़्यादा बड़ी आबादी में ज़्यादा लोगों से हम डाटा एकत्रित करेंगे तो हो सकता है जिनसे भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हो उनमें पक्षपात हो और उनमें पूर्वाग्रह हो, तो उससे जो हमें डाटा प्राप्त हो उससे परिणाम भी शुद्ध ना मिले। तो इसीलिए हम न्यायाधीश का चयन कर लेते हैं, जिससे हमारी जो शोध हो जाएगा उसमें गुणात्मकता आती है, वस्तुनिष्ठता आती है और उसमें पक्षपात रहित भी होता है। तो इसलिए हम न्यायाधीश का चयन करते हैं। अब न्यायाधीश चयन करने की भी विधियां होती हैं। न्यायाधीश चयन की दो विधियां होती हैं, एक हमारी संभाव्यता न्यायाधीश और दूसरी असंभाव्यता न्यायाधीश। यानी आपकी पहली संभाव्यता न्यायाधीश हो गई और दूसरी आपकी असंभाव्यता न्यायाधीश। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए। ये न्यायाधीश चयन की विधियां हैं। पहली हमारी संभाव्यता न्यायाधीश। इस प्रकार के न्यायाधीश में इकाइयों के चयन संयोग पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इसे संभाव्यता न्यायाधीश कहा जाता है। इस प्रकार के चयन में प्रत्येक इकाई के समूह में चयन किए जाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। संभाव्यता न्यायाधीश विधि का उपयोग करने से शोध में पक्षपात होने की संभावना कम रहती है तथा शोध के परिणाम भी वस्तुनिष्ठ प्राप्त होते हैं। संभाव्यता न्यायाधीश यानी रैंडमली आपने किसी का चुनाव किया, उसे संभाव्यता बोलते हैं। ठीक है, संयोग से किसी इकाई का चयन किया। मान लीजिए आपकी कोई जनसंख्या है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है 50 लोगों को चयन करना है, तो आप कोई पक्षपात नहीं करोगे बल्कि सभी जनसंख्या में से किसी भी 50 लोगों को आप चुन लोगे। उसको कहते हैं रैंडमली चुनना, अचानक से चुनना, यानी कोई पक्षपात नहीं है, बस हमें 50 लोग चाहिए, आप आ जाओ आप आ जाओ आप आ जाओ करते करते 50 लोग आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैंडमली, यानी संयोग से किसी का आपने चुनाव किया और पूरी जनसंख्या को मौका मिला हुआ है, किसी को भी चुना जा सकता है और इसमें पक्षपात नहीं रहता है। ठीक है, इसमें पक्षपात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है और जब इससे आपके निष्कर्ष प्राप्त होंगे तो वह वस्तुनिष्ठ प्राप्त होंगे। ठीक है, अब संभाव्यता न्यायाधीश मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कई बार पूछा गया है कि संभाव्यता न्यायाधीश कौन सा है, असंभाव्यता न्यायाधीश कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से ये भी पूछ लेंगे इसमें से संभाव्यता न्यायाधीश कौन सा है या इसमें से संभाव्यता न्यायाधीश कौन सा नहीं है। तो संभाव्यता न्यायाधीश 3 प्रकार के होते हैं। सरल यादृच्छिक न्यायाधीश, सिंपल रैंडम सैंपल। ठीक है, दूसरा आपका स्तरीकृत न्यायाधीश, यादृच्छिक न्यायाधीश। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, और लास्ट है हमारा समूह न्यायाधीश, गुच्छ न्यायाधीश या क्लस्टर सैंपल। ये 3 आपके संभाव्यता न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। इसमें क्या होगा, जो सरल यादृच्छिक न्यायाधीश क्या होता है, सबसे पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सरल यादृच्छिक न्यायाधीश ये आपका, इसमें क्या होगा, सिंपल आपकी जो एक जनसंख्या है, ठीक है, वहाँ से आप रैंडमली जो है 50 लोगों को चुन लो, 60 लोग, जितने भी आपको ज़रूरत है आप उनको चुन लो। या ऐसे कर लो कि आप एक बाउल बनाओ, कटोरा लीजिए, उसके अंदर स्टूडेंट मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 हैं और आपको 30 लोगों को चुनना है। ठीक है, तो उन सभी 50 लोगों के नाम आप उस कटोरे में डाल दीजिए और उसके बाद आप पर्ची निकालिए। ठीक है, जब आप पर्ची निकालेंगे तो जो शुरू के 30 में आ जाएंगे उनको ले लेंगे, बाकी 20 को छोड़ देंगे। तो इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपल। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, उन 50 के 50 को मौका मिला चुने जाने का, आपने जो है रैंडमली चुना। ठीक है, तो आपने किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया, जो 30 लोग पहले आ गए आपने उनको ले लिया, तो इसको कहते हैं सिंपल यादृच्छिक न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायाधीश। मान लीजिए कोई ऐसी जनसंख्या है जहाँ पर दो तीन तरह के लोग हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए 20% लोग जो हैं आपके पढ़े हुए नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, और 80% लोग आपके शिक्षित हैं। तो आप न्यायाधीश का चुनाव कैसे करोगे, जब आप इकाइयों का चुनाव करोगे तो आप इस तरीके से चुनोगे कि अशिक्षित में से भी 20% में से इतनी इकाई ले लें जो 20% का आपका जो है विषय 20% का आपका जो है एक तरीके से क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व करे, और 80% में से लेंगे शिक्षित लोगों में से।
तो यानी कि बिल्कुल बैलेंस बन गया। आपने स्तरीकृत, ठीक है, आपने एक जो है वर्ग में बांट दिया और इसमें से 20% में से 20% के हिसाब से इकाइयाँ निकाल ली और 80% में से 80% के हिसाब से इकाइयाँ आपने निकाल ली और उसमें भी आपको रैंडमली निकालेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि इसको चुनना है इसको चुनना है, उसमें भी आप रैंडमली ही निकालेंगे। लेकिन आपने क्या कर दिया, बैलेंस बना दिया कि 20% में इसमें से लेंगे और 80% इसमें से लेंगे, शिक्षित वालों में से 80% और अशिक्षित वाले में से 20%। उसके बाद आप अपना शोध करेंगे। तो इसको कहते हैं स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श। अब समूह न्यायादर्श, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो फैली हुई होती है। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको पूरे इंडिया के कक्षा 10 के छात्रों का जो है उपलब्धि के बारे में आपको जानना है। पूरी इंडिया के या पूरी इंडिया का ही मान लेते हैं, पूरी इंडिया के ही कक्षा 10 के छात्रों का आपको उपलब्धि स्तर जानना है कि उनका उपलब्धि स्तर क्या है। तो आप क्या करोगे, इंडिया के सबसे पहले राज्यों में जाओगे, ठीक है। अब राज्यों में से जो है आप देखोगे कहाँ कहाँ पे जो है आपके हाई स्कूल कौन कौन सी जगह है। अब राज्यों में भी कई शहर होते हैं, शहर में भी कई ज़िले हैं, उसके बाद उसके अंदर कहाँ पे स्कूल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लास्ट में आप एक जगह का चुनाव करोगे, उस स्कूल का आपने चुनाव किया और उस स्कूल के चुनाव में आप किसी एक आध बच्चे को नहीं लोगे, आप पूरी की पूरी कक्षा ले लोगे, ठीक है। इसको कहते हैं समूह न्यायादर्श, यानी कि आपका गुच्छ न्यायादर्श, क्लस्टर न्यायादर्श, ठीक है। यानी कि आपने पूरा का पूरा समूह ले लिया किसी चीज़ के चुनाव करने के लिए। मान लीजिए आपको दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आपको शोध करना है। अब आप क्या करोगे, पूरे मान लीजिए यूपी का आपको देखना है। अब यूपी में कई शहर हैं, फिर उन कई शहरों का मुआयना करोगे, फिर उन शहरों के स्कूल देखोगे, उस स्कूलों में कितने दृष्टिबाधित बच्चे हैं, फिर उनको देखोगे, फिर किसी एक स्कूल में जाके वहाँ के जितने दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन सबको ले लोगे, उन सबका समूह ले लोगे। तो उसको कहते हैं समूह न्यायादर्श। तो हमारे जो संभाव्यता यानी अब आपने जब समूह न्यायादर्श चुनाव किया तो आपने रैंडमली किया, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली जाओगे जी हमें तो गुजरात के ही बच्चे, गुजरात के ही 10वीं क्लास के बच्चों का देखना है या हमें महाराष्ट्र के ही 10वीं क्लास के बच्चों का देखना है, आपको रैंडमली चुनाव करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया समूह न्यायादर्श। तो आपकी संभाव्यता न्यायादर्श कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए, सरल यादृच्छिक न्यायादर्श, स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श और समूह न्यायादर्श, 3 आपके हो गए। अब असंभाव्यता न्यायादर्श, असंभाव्यता न्यायादर्श में क्या होता है आपका, जिस न्यायादर्श का चयन शोधकर्ता अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार करता है, तो ऐसे न्यायादर्श को असंभाव्यता न्यायादर्श कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक इकाई के समूह में चयन किए जाने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं तथा इस प्रकार से चयन किए गए न्यायादर्श में पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है। असंभाविता न्यायादर्श का मतलब होता है जब शोधकर्ता को अपने शोध को आसानी से करने के लिए जो है वो ऐसी इकाइयों का चयन करता है जो उसको आसानी से उपलब्ध हो जाएं, जो उसके शोध को दिशा दे रहे हों, जो उसकी शोध में मदद कर रहे हों। तो कहाँ पे, यहाँ पर तो आपका पक्षपात आ गया, यानी शोधकर्ता अपने हिसाब से चल रहा है, वो अपने हिसाब से इकाइयों को एकत्रित कर रहा है, तो इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है और इसके परिणाम भी ज़्यादा शुद्ध प्राप्त नहीं होते हैं। ये शोधकर्ता सिर्फ अपनी आवश्यकता, अगर उसको लगता है शोध में ऐसी इकाइयों की आवश्यकता है तो फिर वो ऐसी ही इकाइयों का चयन करता है। तो इसको बोलते हैं असंभाव्यता न्यायादर्श, यानी यहाँ पर शोधकर्ता ने अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार न्यायादर्श का चयन कर लिया। अब असंभाव्यता न्यायादर्श के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो गया सुविधा न्यायादर्श, उद्देश्य न्यायादर्श, कोटा न्यायादर्श, आकस्मिक न्यायादर्श, स्नोबॉल न्यायादर्श। इनकी थोड़ी थोड़ी सी मैं समझा देती हूँ कि इनके मतलब क्या होते हैं, किस तरीके से इसमें शोधकर्ता कैसे चयन करता है। सबसे पहले हमारा आता है सुविधा। शोधकर्ता को जो इकाइयाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं उनको बोला जाता है सुविधा न्यायादर्श। वो अपनी सुविधा के हिसाब से, उसको जब लगता है मेरे शोध के लिए ये इकाइयाँ चुन लूँगा या चुन लूँगी तो मुझे इससे ये बेनिफिट होगा, ये फ़ायदा होगा, मेरा शोध जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, तो वो ऐसी इकाइयों की जब चुनाव करता है तो उसको बोलते हैं सुविधा न्यायादर्श। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य न्यायादर्श। जब किसी स्पेशल कोई ऐसा शोध होता है जिसमें कोई खास इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है,
मान लीजिए आपको दृष्टिबाधित बालकों का अध्ययन करना है, तो आप जनसंख्या में से दृष्टिबाधित बालकों का चुनाव करोगे और अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करोगे कि आपको कौन कौन से बालक लेने हैं। तो वहाँ पर आपका एक उद्देश्य है कि मुझे दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो है रिसर्च करना है, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को चुन रहा हूँ, इनको इनको चुन रहा हूँ। तो वहाँ भी आपका पक्षपात बना रहता है। ठीक है। कोटा न्यायाधीश, कोटा न्यायाधीश में वही होता है, जैसे कि आपका संभाविता न्यायाधीश में आपने स्तरीकृत कर दिया, शिक्षित और अशिक्षित को बांट दिया, ऐसे ही कोटा न्यायाधीश में भी स्तरों में बांट दिया जाता है। और अपनी सुविधा के अनुसार, जहाँ शोधकर्ता ने अपनी सुविधा के अनुसार इकाइयों का चयन किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार इकाइयों का चयन किया, तो वहाँ पर आपका असंभाव्य न्यायाधीश ही आता है। तो कोटा न्यायाधीश भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है हमारा आकस्मिक न्यायाधीश। आकस्मिक न्यायाधीश ये है कि मान लीजिए किसी शोधकर्ता को 500-600 लोगों से डाटा कलेक्ट करना है। अब वो क्या करेगा, किसी मॉल में चला जाएगा और वहाँ जितने भी लोग मिल जाएंगे, 400-500 लोग, उनसे डाटा एकत्रित कर लेगा, या किसी मेले में चला जाएगा, किसी मार्केट में चला जाएगा, तो अपने हिसाब से उसे जिससे पूछना होगा उससे जाकर के डाटा एकत्रित करेगा। तो इसको बोलते हैं आकस्मिक, यानी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, यानी एक्सीडेंटली वो किसी से भी डाटा एकत्रित कर लेगा। लास्ट है हमारा स्नोबॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो स्नोबॉल को ऐसे समझ लीजिए कि शोधकर्ता को अपने शोध के लिए जब डाटा एकत्रित करना होता है तो वो किसी प्रतिभागी के पास जाता है। अब प्रतिभागी ने उसे कुछ सूचनाएं दी, उसने डाटा एकत्रित कर लिया। फिर प्रतिभागी किसी दूसरे का नाम सुझाता है कि आप उसके पास जाइए और उससे डाटा एकत्रित करिए। फिर शोधकर्ता उस दूसरे बंदे के पास जाता है और डाटा एकत्रित करता है। फिर जो दूसरा प्रतिभागी होता है वो किसी तीसरे प्रतिभागी का नाम बताता है कि आप उसके पास जाइए और उससे डाटा एकत्रित करिए। यानी एक बॉल की तरह लुढ़कते 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 डाटा एकत्रित होता है। यानी जो पहला प्रतिभागी होगा वो किसी दूसरे प्रतिभागी का नाम सुझाएगा, फिर दूसरा वाला किसी तीसरे का नाम सुझाएगा, और शोधकर्ता ऐसे ही डाटा तब तक एकत्रित करता रहेगा जब तक उसे अपने शोध के लिए इतना डाटा एकत्रित ना हो जाए जिससे वो अपना शोध कर सके। तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल न्यायाधीश। तो ये हमारे असंभाव्य न्यायाधीश के अंतर्गत ये सारे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आप जो है न्यायाधीश का चयन कर लेते हैं तो आपका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। अनुसंधान प्रस्ताव लेखन शोध से पहले प्रस्तुत किया जाता है। यानी आप जब शोध करोगे उससे पहले आप अनुसंधान प्रस्ताव लेखन प्रस्तुत करोगे। ये 3 से 7 पेजों का एक लिखित दस्तावेज होता है जो शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान प्रस्ताव लेखन में हमारे मूल अनुसंधान के प्रत्येक चरण का विस्तृत वर्णन होता है। जब आप किसी रिसर्च प्रपोजल दोगे, किसी को लिख कर दोगे, तो आप बताओगे ना कि आप शोध किस लिए कर रहे हो, तो आपको हर स्टेप के बारे में बताना पड़ेगा ना कि मैं इसलिए शोध कर रहा हूँ, इससे किसको लाभ होगा, क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आप उसके अंदर सारे स्टेप का विस्तृत वर्णन करोगे। इसे एक प्रकार से अनुसंधान की प्रक्रिया की रूपरेखा के रूप में जाना जाता है। अनुसंधान प्रस्ताव लेखन में निम्नलिखित विषयों का विवरण दिया जाता है। उसकी आवश्यकता, आप अनुसंधान शोध क्यों, आप शोध क्यों कर रहे हो, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उससे क्या क्या लाभ होंगे। जब आप शोध कर रहे हो तो उसके कुछ लाभ भी होने चाहिए। वो लाभ किसको मिलेगा, उसके लाभार्थी कौन है, आपका न्यायाधीश का प्रकार क्या है, प्रदत्त संकलन की विधियाँ क्या है, कितनी धनराशि लगेगी, कितना समय लगेगा, यानी उसमें जो कितनी भी व्यवहारिक पक्ष हैं वो क्या होंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको अपने प्रपोजल में, रिसर्च प्रपोजल में आपको लिखना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा और विस्तृत वर्णन करना पड़ेगा, जिससे जो आपके पर्यवेक्षक हैं वो इस बात का डिसाइड कर सकें कि क्या ये शोध करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा अब आता है, नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे रिसर्च में, वो आता है प्रदत्तों का एकत्रीकरण, कलेक्टिंग डाटा। इसमें आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही, जिस तरीके के आपने प्रदत्त उपकरण का निर्माण करा है उसी तरीके से आप प्रदत्त संग्रह भी करोगे। आपका मैंने बता दिया था इसमें अवलोकन विधि, ये आपका एकत्रितकरण, जा करके शोधकर्ता स्वयं अवलोकन करेगा। अनुसूची बता दिया, जहाँ पे शोधकर्ता क्वेश्चन पूछता है, प्रतिभागी आंसर देता है, लेकिन शोधकर्ता स्वयं उन आंसर को फिल करता है, उसे अनुसूची बोलते हैं। साक्षात्कार, किसी के अंदर झांकना, इंटरव्यू, किसी के अंदर देखना, उसे साक्षात्कार बोलते हैं। प्रश्नावली आपको बता दिया गया है, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, ठीक है, डाक प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार, आप पर्सनली किसी का साक्षात्कार ले रहे हो। मेल प्रश्नावली, जिसे डाक प्रश्नावली बोला जाता है, तो इनका वर्णन ऊपर किया गया है, उसे देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है
प्रदत्तों का विश्लेषण, यहाँ पे आपका प्रदत्त आएगा, प्रदत्तों का विश्लेषण, ठीक है। एनालिसिंग डाटा, सबसे पहले आप डाटा का क्या करोगे, एडिटिंग करोगे, यानी उसका संपादन करोगे। संपादन का मतलब होता है जब आप डाटा एकत्रित कर लोगे तो आप ये देखोगे उसमें कौन सी चीज़ बेकार की है, कौन सी चीज़ अच्छी है, किस चीज़ को रखने से फ़ायदा है, किस चीज़ में आपको पक्षपात नज़र आ रहा है कि प्रतिभागी ने क्या चीज़ झूठ बोला, क्या चीज़ सच बोला, यानी एडिटिंग करना उसे अच्छे से बढ़िया से। जब आप कोई न्यूज़ आप किसी न्यूज़पेपर में न्यूज़ छापने के लिए देते हैं तो पहले उसकी एडिटिंग की जाती है कि वो न्यूज़ प्रभावशाली हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसकी एडिटिंग करोगे, उसमें से काट छाँट करोगे, फिर आप उसकी कोडिंग करोगे, फिर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करोगे, फिर उसकी सारणी बनाओगे। जब सारणी आपकी बन जाएगी तो आप उसकी विश्लेषण करोगे उस डाटा का। इस स्टेप को ध्यान रखना। आप सबसे पहले अपने डाटा की एडिटिंग करोगे, यानी कि काट छाँट करके उसे शुद्ध करोगे, फिर उसकी कोडिंग करोगे, यानी कोडिंग का मतलब है उसे अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करना। उसके बाद उसका वर्गीकरण करना, यानी उसे क्लासिफाई करोगे कि कौन सा डाटा कहाँ पे आना है, कैसे आना है। फिर उसके बाद आप उसका सारणी बनाओगे, सारणी बनाने के बाद आप उसका विश्लेषण करोगे, यानी आपका जो डाटा है वो अब आपके विश्लेषण के लिए तैयार हो गया। तो ये आपका हो गया डाटा का विश्लेषण करना। नेक्स्ट हमारा उपकल्पना का परीक्षण। अब जब आपने डाटा का विश्लेषण कर लिया और आपसे उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ तो उससे आप क्या करोगे, आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करोगे कि आपने जो आपने परिकल्पना बनाई थी वो सही है या नहीं सही है। प्रदत्तों के विश्लेषण के बाद हम अपनी उपकल्पना का परीक्षण, यदि हमारी उपकल्पना सही हो जाती है तो हम शून्य परिकल्पना का परित्याग कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी वैकल्पिक परिकल्पना सत्य सिद्ध नहीं होती है तो हम शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेते हैं। जब हमारा शोध होता है तो हम दो तरह की परिकल्पनाएं बनाते हैं, जैसे ऊपर हमने बताया था, एक शून्य परिकल्पना होती है और एक होती है हमारी शोध की परिकल्पना, जिसे वैकल्पिक परिकल्पना बोलते हैं। तो अगर हमारी वैकल्पिक परिकल्पना असत्य होगी तो हम शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हमारी शून्य परिकल्पना जो है गलत होती है तो हम अपनी वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लेंगे। मात्रात्मक शोध में परिकल्पना के परीक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है टी परीक्षण, एफ परीक्षण, जेड परीक्षण आदि का उपयोग किया जाता है। इन परीक्षणों का उपयोग न्यायादर्श के आधार पर किया जाता है। जब आपका जो न्यायादर्श किस टाइप का है उस हिसाब से आप जो है इन परीक्षण को करोगे। तो मात्रात्मक शोध में आपका टी परीक्षण हुआ, एफ परीक्षण हुआ, जेड परीक्षण हो गया, इनका उपयोग करोगे और न्यायादर्श के आधार पर करते हैं। कैसे करते हैं ये देख लीजिए। न्यायादर्श हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है लघु न्यायादर्श, जिनमें इकाइयों की संख्या ज़्यादातर 30 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, और विपुल यानी बड़ा न्यायादर्श, जिनमें इकाइयों की संख्या 30 से अधिक होती है। छोटे न्यायादर्श में 30 तक होगी और बड़े न्यायादर्श में आपकी 30 से ज़्यादा होगी। मात्रात्मक शोध में परिकल्पना परीक्षण के लिए जिन परीक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है उन्हें प्रांचल सांख्यिकीय परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अगर आप जो है मात्रात्मक शोध कर रहे हो और उनमें जिन विधियों का उपयोग कर रहे हो उन्हें प्रांचल बोला जाता है, या ना पैरामीट्रिक टेस्ट कर रहे हो, जिससे आपके जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो वस्तुनिष्ठ और परिशुद्ध प्राप्त होंगे और विश्वसनीय प्राप्त होंगे। लेकिन सामाजिक विषयों इत्यादि में जहाँ हम उपकल्पना का निर्माण नहीं करते वहाँ हम क्या करते हैं, चिन्ह परीक्षण करते हैं, विल्कॉन्सन का युग्म परीक्षण कर लिया, मेन विटनी का परीक्षण कर लिया, माध्यिका मीडियन का उपयोग कर लिया। ऐसी सांख्यिकीय परीक्षण को अप्रांचल सांख्यिकीय नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, जब आप जो है मात्रात्मक शोध कर रहे हो वहाँ आप पैरामीट्रिक टेस्ट करोगे, सांख्यिकीय परीक्षण करोगे, और जहाँ आप गुणात्मक शोध कर रहे हो वहाँ आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करोगे। ठीक है, यानी ऊपर आप जब मात्रात्मक शोध कर रहे हो वहाँ संख्याओं का यूज़ कर रहे हो, लेकिन जब आप सामाजिक विषयों का उपयोग कर रहे हो, गुणात्मक शोध कर रहे हो, तो वहाँ आप शब्दों, चिन्हों इत्यादि सभी का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करोगे। ठीक है, ये आपका हो गया लघु न्यायादर्श और विपुल न्यायादर्श। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब न्यायादर्श आपका बड़ा हो तो कोशिश ये होती है कि वहाँ पे मात्रात्मक शोध किया जाता है और प्रांचल विधियों का उपयोग किया जाता है, और जहाँ न्यायादर्श छोटा होता है वहाँ आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कर सकते हो। अब परिकल्पना के परीक्षण के लिए
काई स्क्वायर या काई वर्ग परीक्षण का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी काई स्क्वायर या काई वर्ग परीक्षण है वो किस तरीके की परीक्षण है, तो इसको बोलेंगे अप्रांचल सांख्यिकीय परीक्षण यानी नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण है। ठीक है, आपकी जो काई स्क्वायर परीक्षण है वो नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण है और वितरण मुक्त है। ठीक है, इसमें इकाइयों का जो वितरण होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको वितरण मुक्त टेस्ट बोला जाता है। अंत में सत्यापित परिकल्पना एक सिद्धांत का रूप ले लेती है। जब आपका परिकल्पना सत्य हो गया तो आपका एक सिद्धांत का निर्माण हो गया और फिर आप उस सिद्धांत का सामान्यीकरण कर सकते हैं। लास्ट हमारा स्टेप आता है शोध रिपोर्ट लेखन। शोध रिपोर्ट लेखन के लिए 2 प्रकार की शैलियों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, शोध रिपोर्ट लास्ट में आप क्या करोगे, शोध रिपोर्ट आपने शोध की शुरुआत से लेकर अंत तक जो जो चीज़ें की हैं उसको आप क्या करोगे, शोध रिपोर्ट लेखन में लिखोगे। ठीक है, यानी रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे। तो इसके लिए 2 शैलियाँ होती हैं। एक होती है हमारी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, दूसरी आपकी है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA। शैली को मुख्य रूप से सामाजिक विषयों में प्रयोग किया जाता है, जबकि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन शैली का उपयोग उदार कला और मानविकी संबंधी विषयों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान इतना रखना है आपकी शोध रिपोर्ट लेखन में आपकी 2 शैलियों का उपयोग होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अमेरिकन वाली होगी वो आपकी सामाजिक विषयों में यूज़ होगी और मॉडर्न लैंग्वेज वाली होगी वो मानविकी संबंधी विषयों या उदार कला वाले में यूज़ होगी। इनके लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वो थोड़ा सा उसका डिज़ाइन अलग है। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में शोध लेखन के अंत में संदर्भ सूची लिखी जाती है जिसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी में आप क्या करोगे, आपने किस साहित्य का अध्ययन किया है, ठीक है, उन सब की सूची दी जाएगी, सारी स्टेप बाय स्टेप किस किस जगह से आपने लिया है वो सारी सूची आप कहाँ डालोगे, बिब्लियोग्राफी में डालोगे। ठीक है, बिब्लियोग्राफी जिनमें उन तमाम साहित्य का वर्णन किया जाता है जिसका अध्ययन करके आपने इस शोध को पूरा किया है, यानी शोध रिपोर्ट लेखन आपने किया है। तो आपका जो है ये हो गए शोध से संबंधित स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप शोध करोगे उसके स्टेप दिए हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको सारे स्टेप लाइन से याद होने चाहिए कि पहले समस्या का सूत्रीकरण होगा, उसके बाद आप डिज़ाइन बनाओगे, फिर आप प्रदत्त उपकरण का जो है निर्माण करोगे, फिर न्यायाधीश का चयन करोगे, फिर आप जो है अपना डाटा एकत्रित करोगे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके नीचे पहुँचते पहुँचते आपका शोध रिपोर्ट लेखन तक आओगे। पर इसमें आप एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जो आपका है इसके अंदर बीच में ये पूछ लिया जाता है स्टेप में, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपसे इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूछा जाए। कभी कभी जैसे समस्या के सूत्रीकरण में 4-5 स्टेप हैं तो उनके अंदर के स्टेप भी दे दिए जाते हैं। तो जब भी आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा, रटने की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो हर स्टेप को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है रिसर्च का सेकेंड वीडियो था। अगली बार हम शैली के बारे में थोड़ा बहुत, जो रिसर्च में आपकी शैली यूज़ होती है उसके बारे में हम कर लेंगे।